हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। तो गाइस, आज हम आपको फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाएंगे। यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। तो आप जाके प्लीज़ ज़रूर देख लेना जिन्होंने भी नहीं देखे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। तो जैसे कि आपको पता है कि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस की बुक का क्या नाम है, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। ये आपकी बुक का नाम है एंड फिर इसमें यूनिट 2 आता है आपका अवधारणा, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 का क्या नाम है हमारा, न्याय की अवधारणा तथा इसके विभिन्न आयाम व सामान्य हित। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि न्याय किसे कहते हैं। न्याय के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। न्याय के बारे में, न्याय को मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जस्टिस बोलते हैं। जस्टिस, न्याय अपने व्यापक अर्थ में ये विचार्य सत्य है कि लोगों को वह मिले जिसमें वह योग्य या पात्र हो। इस व्याख्या के साथ ही कोई व्यक्ति किसके योग्य है कई क्षेत्रों द्वारा प्रभावित होता है, कई अलग अलग दृष्टिकोणों के साथ, जिसमें नैतिकता, तंगसंगता, कानून, धर्म, इक्विटी और निष्पक्षता पर आधारित नैतिक शुद्धता की अवधारणाएं भी शामिल हैं। राज्य कभी कभी न्यायालयों का संचालन करके उनके निर्णयों को लागू करके न्याय बढ़ाने का प्रयास करता है। अन्य शब्दों में नैतिकता, औचित्य विधि, कानून, प्राकृतिक विधि, धर्म या समानता के अधिकार पर ठीक होने की स्थिति को न्याय कहते हैं। कि उसके धर्म के हिसाब से या फिर उसके न्याय के हिसाब से जो भी उसको ठीक बैठ रहा है वो न्याय करे, अपने हिसाब से जो काम हो उसको न्याय करे। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, न्याय की परंपरागत अवधारणा। न्याय की परंपरागत अवधारणा। सेफलस, जो प्राचीन व्यापारी वर्ग की परंपरागत नैतिकता का प्रतिनिधित्व था, ने न्याय परंपरागत सिद्धांत की स्थापना की। उनके अनुसार सच बोलना और अपना कर्ज चुकाना ही न्याय है। क्या करना, सच बोलना और अपना कर्ज चुकाना, कि किसी के ऊपर कर्ज है तो वो चुकाए उसको, यानी कि ख़त्म करे उसको, फिनिश करे। इस प्रकार सेफल्स न्याय की पहचान सही आचरण से करता है। प्लेटो ने अपने दर्शन में न्याय के विचार को प्रमुख स्थान दिया है। प्लेटो एथेंस में प्रख्यात चरित्र से अत्यधिक अभिमान था। एथेनियन लोकतंत्र बर्बादी के रहस्य पर था और अत्यंत सुकरांत की मौत के लिए जिम्मेदार था। शौकिया दखलंदाजी और अत्यधिक व्यक्तित्व प्लेटो के हमलों के मुख्य लक्षण बन गए। ये एक आदर्श समाज के निर्माण के रूप में हुआ जिसमें सर्वोच्च न्याय था, क्योंकि प्लेटो का मानना था कि न्याय इन बुराइयों को ठीक करने का उपाय है। सेफलस, पॉलीमार्च, थैमस और ग्लूकोन द्वारा अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत किए गए न्याय के परंपरागत सिद्धांत की आलोचना करने के बाद प्लेटो हमें न्याय का अपना सिद्धांत देता है, जिसके अनुसार व्यक्तिगत रूप से न्याय एक मानवीय गुण है जो आत्मनिर्भरता और इच्छा बनाता है। सामाजिक रूप से न्याय एक सामाजिक चेतना है जो समाज को अतिरिक्त रूप से मानक और अच्छा बनाता है। प्लेटो के अनुसार न्याय एक प्रकार की विशिष्टता है। क्या है वो विशिष्टता है। अब आते हैं हमारा न्याय की आधुनिक संकल्पना। न्याय की संकल्पना का अर्थ। न्याय किसी भी राज्य और विकास और उसकी सभ्यता को ज़रूरी अंग माना जाता है। क्या होता है उसका, राज्य और विकास का ज़रूरी अंग माना जाता है। अंग तो आपको पता ही है, जैसे बॉडी पार्ट्स में हमारे अंग होते हैं, वैसे ही न्याय क्या है, राज्य और विकास की उसकी सभ्यता का ज़रूरी अंग है। न्याय की संकल्पना प्राचीन काल से ही राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण विषय रहा है। हर राज्य के लिए न्याय की उचित व्यवस्था करना एक अनिवार्य कार्य है। एक सामुचिक न्याय व्यवस्था पर ही कानून के अस्तित्व निर्भर करता है। अब आते हैं हमारे न्याय की परिभाषा है। न्याय क्या है वो पढ़ते हैं। मैरिम के अनुसार न्याय उन मान्यताओं तथा प्रक्रिया का योग है जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को वह सभी अधिकार तथा सुविधाएं प्राप्त होती हैं जिन्हें समाज उचित मानता है, कि वो सारी सुविधाएं और मान्यताएं वगैरह सब प्राप्त हो, अधिकार प्राप्त हो जो समाज उससे उचित यानी कि अपर लेवल में मानता है। मील के अनुसार न्याय की क्या परिभाषा है, देखिए। न्याय उन नैतिक नियमों का नाम है जो मानव कल्याण की धारणाओं से संबंधित है तथा इसलिए जीवन के पथ प्रदर्शन के किसी भी नियम से अधिक महत्वपूर्ण है। कि कोई भी नियम हो लेकिन न्याय क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है। रफल के शब्दों में क्या है, देखिए। न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है, कि समाज मर्यादा में रहता है और व्यक्तिगत जो अधिकार है उसकी रक्षा भी रहती है।
अब आते हैं मेरा न्याय के आयाम। कौन कौन से आयाम है? कानूनी आयाम, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। तो हम इनके डिस्कस करते हैं। 4 आयाम है। तो पहले आता है कानूनी न्याय। कानूनी न्याय राज्य के उद्देश्य में न्याय को बहुत अधिक महत्व दिया है और कानूनी भाषा में समस्त कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था कहा जाता है। कानूनी न्याय में वह सभी नियम और कानूनी व्यवहार सम्मिलित है जिनका अनुसरण किया जाना चाहिए। अब आता है हमारा राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय राजनीतिक शक्ति या प्रभाव को प्राप्त करना या बनाए रखना या बढ़ाना या सीमित करना के उद्देश्य से अवलोकन प्रक्रिया के उपयोग के सद्धम करता है। यह राजनीतिक और सैन्य कार्यवाही के साथ हो सकता है या उसकी पुष्टि कर सकता है या एक ऐसी कार्यवाही को विकल्प हो सकता है। राजनीतिक न्याय में आमतौर पर अदालतें शामिल होती हैं जिन्हें या तो सार्वजनिक अधिकारों द्वारा उन समाजों द्वारा लागू किया जाता है जो निजी व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक अधिकारों के लिए खुली छुट्टी देने की अनुमति देते हैं। मतदाता शाखा को लागू करने वाले पक्ष को कानूनी तौर पर शामिल लोगों के रूप में अपने स्वरूप को प्रस्तुत करना चाहिए। तथ्यों के संबंध में इस पार्टी के झूठ में विशिष्ट कानून प्रणाली के तहत अभियोग और सबूत के लिए खुलापन शामिल होना चाहिए। यह आरोप में अतिरिक्त रूप से राजनीतिक तथ्यों या सामान्य समाज में संबिध हो सकते हैं जिनमें से कुछ अपराधियों पर राजनीतिक प्रेषण का आरोप लगाया जाता है। उदाहरण के लिए क्रांतिकारी स्थिति के लिए बैंक धोखाधड़ी मामला आने वाले गैर राजनीतिक हो या तक कि तकनीकी प्रकृति के बारे में किसी व्यक्ति के राजनीतिक कद के प्रचार लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए उल्लंघन विदेशी मुद्रा। तो राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक से रिलेटेड है, जो राजनीति में न्याय होता है वो सब। और कानूनी न्याय क्या था? जो कानून से रिलेटेड था। अब आता है हमारा सामाजिक न्याय। एक विचार के रूप में सामाजिक यानी कि सोशल जस्टिस की बुनियादी सभी मनुष्यों को समान मानने का आग्रह पर आधारित है। इसके मुताबिक किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वग्रह के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्याय क्या है? जो समाज के लिए, पूरे समाज के लिए एक ही न्याय, कि किसी के लिए धर्म के या फिर समाज के, संस्कृति के पूर्वग्रहों के वो नहीं होना चाहिए, उसका उल्लंघन, भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर किसी के पास इतने न्यूनतम संसाधन होने चाहिए कि वो उत्तम जीवन की अपनी संकल्पना को धरती पर उतार सके। तो गाइस मैंने इसको शॉर्ट वर्ड्स में समझा ही दिया है आपको कि क्या है सामाजिक न्याय, समाज के लिए जो होता है। अब आता है हमारा आर्थिक न्याय। आर्थिक से आपको समझ आ रहा है कि पैसे, मुद्रा। आर्थिक न्याय अर्थ दोनों कल्याण के एक प्रमुख भाग के रूप में निहित है। अर्थशास्त्र और सामाजिक न्याय से आर्थिक संसाधनों की स्थापना के लिए नैतिक और नैतिक सिद्धांतों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ अंतिम लक्षण एक कुशल भौतिक नींव की स्थापना के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास के अवसरों के लिए आधार तैयार करना है। दी गई नींव पर यह एक रचनात्मक, उत्पादक और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने की उम्मीद है। अब आता है हमारा समकालीन अवधारणा। समकालीन इतिहास की उस अवधि के बारे में बताता है जो आज के लिए एकदम प्रासंगिक है, यानी कि अपोजिट प्रासंगिक है, तथा आधुनिक इतिहास के कुछ निश्चित परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। हाल के समकालीन इतिहास की कामजोर परिभाषा विश्व युद्ध है। क्या है? विश्व युद्ध है जैसी घटनाओं को शामिल करती है, लेकिन उन घटनाओं को शामिल नहीं करती जिनको प्रभाव समाप्त किया जा चुका है। जो भी चल रही है उसको प्रभावित करती है, लेकिन जो समाप्त होगी उसको प्रभावित तो नहीं करती है। अब आते हैं हमारा रॉल्स का न्याय सिद्धांत। रॉल्स ने अपने न्याय संबंधी विचार सर्वप्रथम 1950 बनाने शुरू किए। उसमें 1957 में न्याय औचित्यता के रूप में नामक लेख में अपने न्याय संबंधी विचार प्रमुख किए। 1963 तथा 1968 में उसने अपने विचारों को फिर से आगे प्रस्तुत किया और वितरणात्मक न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की। 1971 में रॉल्स ने जिस पुस्तक का प्रतिपादन किया उसमें वितरणात्मक न्याय के ही दर्शन होते हैं। रॉल्स का कौन सा सिद्धांत है? वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत। रॉल्स का वितरणात्मक न्याय समझौतावादी सिद्धांतों पर आधारित है। किस पर आधारित है? समझौतावादी। रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को पेश करते हुए सबसे पहले उपयोगितावादी विचारों का गठन किया और अपने न्याय सिद्धांत को प्रक्रियात्मक आधार प्रदान किया। रॉल्स ने सामाजिक सहयोग में न्याय की भूमिका को स्पष्ट करते हुए न्याय की सरलीकरण क्रिया किया है और अपने न्याय सिद्धांत को प्रक्रियात्मक आधार प्रदान किया।
रॉल्स ने न्याय को औचित्य के रूप में परिभाषित करके न्याय के सिद्धांत की परंपरागत समझौतावादी अवधारणा को उच्च स्तर पर अपूर्त रूप प्रदान किया, कि ऊपर लेवल का रूप प्रदान किया। उसमें अपने न्याय सिद्धांत की तुलना उपयोगितावादी तथा अंतःप्रशावादी न्याय के सिद्धांत से करके वर्तनात्मक या सामाजिक न्याय सिद्धांत की चेष्टा स्थापित करने का प्रयास किया है। अब आता है हमारा रॉब्ट नॉजिक। अराजकता, राज्यों और यूटोपियन 1974 के लिए नॉजिक को दर्शनास्त्र और धर्म श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। वहाँ नॉजिक तर्क है कि बल, धोखाधड़ी, चोरी और कानून की अदालतों को प्रशासित करने के खिलाफ सुरक्षा के संकीर्ण कार्यों तथा सम्मिलित केवल एक न्यूनतम राज्य को उचित ठहराया जा सकता है, क्योंकि कोई भी अधिक व्यापक राज्य के लोगों के अधिकार को उल्लंघन करेगा। नॉजिक के लिए वस्तुओं का वितरण केवल तभी होते हैं जब सहमति देने वाले वयस्कों के बीच एक शुरुआती स्थिति में मुक्त विनिमय द्वारा लाया जाता है, भले ही बड़ी असमानताएं बाद में प्रक्रिया से उभरती है। नॉजिक ने जॉन रॉल्स के न्याय के दूसरे सिद्धांत के अपने ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के आंशिक निष्कर्ष को चुनौती दी कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को व्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि वे समाज के सबसे कम सुविधा वाले सदस्यों के लिए सबसे अधिक लाभकारी हो। अराजकता, राज्यों और यूटोपिया सरकार पर जॉन लोको और दूसरे ग्रंथ से एक विरासत का दावा करते हैं और खुद को एक प्राकृतिक कानून सिद्धांत पर आधारित करना चाहते हैं, लेकिन खुद लॉक ने कई तरीकों से कुछ महत्वपूर्ण अलग निष्कर्ष तक पहुँचे हैं। नॉजिक ने कॉन्टियन विचार को भी अपील की कि लोगों को अपने आप में साध्य के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए, न कि केवल साध्य के साधन के रूप में। सबसे विवादास्पद रूप से और लोको और कॉन्ट के विपरीत नॉजिक ने तर्क दिया कि स्वस्वामित्व और गैर आक्रामकता सिद्धांत के निरंतर अनुप्रयोग वयस्कों के बीच वह सहमति या गैर जबरदस्ती दास्ता अनुबंधों की अनुमति और सम्मान देगा। तो रॉब्स ने जो काम किया था वो आपको इसमें आ गया, आप देख लीजिएगा। अब आता है हमारा सार्वजनिक हित। सार्वजनिक हित सामूहिक रूप से जनता का हित को कहते हैं। किसको कहते हैं? जनता के हित को कहते हैं। इसकी अवधारणा लोकनीति, प्रजातंत्र, सरकार के स्वरूप, राजनीति, नीतिगत बहस, जन कल्याण, सरकारी नियोजन, अधिकार, न्याय के लिए आवश्यक है। सभी लोग जनहित के बारे में बात करते हैं, लेकिन सामान्यतः इस पर सर्वसम्मति नहीं हो पाती कि किसे जनहित कहा जाए। कि ये पता नहीं चलता उनको कि वो जनहित के बारे में बातें तो करते हैं लोग, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि जनहित कहा किसे जाए। सार्वजनिक हित का दार्शनिक आधार। सार्वजनिक आदर्श है, जबकि व्यक्तिगत हित अभी अस्तित्व में देखा है। सार्वजनिक तो क्या है? आदर्श है, लेकिन जो व्यक्तिगत हित है वो क्या है? अस्तित्व में है अभी। सार्वजनिक हित में शांति, समरसता और इंसान के लिए सम्मान पर जोर दिखता है। संविधान भी इन मूल्यों की बात करता है और नई शिक्षा नीति 2019 में भी इनका उल्लेखन मिलता है। हालांकि ये भी सत्य है कि उन मूल्यों का प्रसार शिक्षण के जरिए होना चाहिए। तो गाइस देखिए, हमने ये शॉर्ट नोट बना के आपको चैप्टर नंबर 6 समझाने की कोशिश की थी। आई होप कि आप सबको चैप्टर नंबर 6 अच्छे से समझ आ गया हो। तो थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।